ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे, स्क्रीन में इवोल्यूशन ही दिख रहा है, राइट? यस मैम। ठीक है, ओके। सो हाउ मैनेजमेंट इवॉल्व, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए स्क्रीन है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लीज क्लास थोड़ी देर शांत हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले यहां से तो आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले प्री साइंटिफिक, ठीक है ना? प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड। वी आर टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन, कैसे ये हुआ, ठीक है? ओके, अब प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट पीरियड में किस किस को कवर किया था हम लोगों ने? वो सारे जितने भी चार्ल्स बैबेज का था, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वुडवार्ड का आया, बहुत सारे आए। इन्होंने क्या दिया, दे हैव नॉट कवर्ड द एंटायर डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन इन लोगों ने कोई एक आध पॉइंट को कवर किया था जो कि वाइटल था, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पॉइंट हुआ, लेकिन इन्होंने, जैसे किसी ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। यही चीज बाद में किसने कहा, FW टेलर ने कहा, लेकिन उन्होंने इतना कह के छोड़ नहीं दिया। उन्होंने इतना कहने के बाद और क्या किया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें ये टेक्निक्स दिया आपको, राइट? उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, उन्होंने सर्टेन प्रिंसिपल दिया। इन्होंने बस बताया, चार्ल्स बैबेज ने, कि कैसा होना चाहिए। तो आपके जो भी मैनेजमेंट का है तरीका, उसमें मैथमेटिक्स का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि साइंटिफिक कुछ ना कुछ डेटाबेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर क्या होगा, आप अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, राइट? उसके बाद नेक्स्ट प्री साइंटिफिक में और भी लोग आए जिन्होंने एक चीज पे, अच्छा ठीक है, ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट प्री साइंटिफिक है इसलिए क्योंकि पहले, बहुत पहले, जब क्या हो गया, बहुत पहले चर्च में मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया गया था। वहां पे डिफरेंट हायरार्कीज था, ठीक है ना? डिफरेंट हायरार्कीज ऑफ फादर्स, नन, और जो मैनेजमेंट होता था चर्च का, वहां पे भी देखा गया कि वहां पे इवन इफ ये बहुत ज्यादा विविड नहीं था, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट के डिफरेंट हायरार्कीज और डिफरेंट हायरार्की के बेसिस पे उनके फंक्शंस डिवाइडेड थे उस टाइम में भी, when nobody talks about the management, right? इसके बाद से ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया, जिसमें चार्ल्स बैबेज का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने बताया कि कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर रॉबर्ट ओवेन्स आया। इनको हम लोगों ने क्या कहा था, रॉबर्ट ओवेन्स को, इनका बहुत वेलफेयर, लेबर वेलफेयर को लेकर के काफी फोकस था, लेकिन ये सब प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही कवर हो जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पस से, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, राइट? तो रॉबर्ट ओवेन्स ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए जो भी मूवमेंट होता है, ये सब उन लोगों ने किया था। देन हेनरी रॉबिन्सन टाउन। हेनरी रॉबिन्सन टाउन का क्या था, इस चीज के लिए जाने जाते हैं वो, इंजीनियरिंग प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? मैनेजमेंट में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का दौर आने वाला था, तो उन्होंने कहा था कि जो वही मैनेजर अच्छा मैनेजर हो पाएगा जो इंजीनियर भी अच्छा है और इकोनॉमिक्स का भी उसको ज्ञान है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी क्या चाहिए हमको, अर्थशास्त्री चाहिए और इनोवेटर्स चाहिए, जो मशीन्स को इनोवेट कर सके, टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सके और काम को इजी कर सके, राइट? इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की थी किन्होंने, मैंने अभी बताया, रॉबिन्सन टाउन, ठीक है, उन्होंने की थी। एंड देन सीबूम राउंड्री, ये ही अगेन टॉक्ड अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, यानी मैनेजमेंट और लेबर के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, कोऑर्डियल होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। ये सारे जो चारों मैंने बताए, ये सब किसमें आ गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, राइट? इसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक आप डायग्राम याद रखिएगा, which starts from pre scientific मैनेजमेंट। मैं भी ऐसे बना देती हूँ, ठीक है ना? आपको जैसे मैंने बताया था, क्योंकि it moves forward, राइट, नॉट डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, it moves forward, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। मैं भी आपको समझा देती हूँ। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद यही है ना, क्लासिकल
अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोलो वो भी चलेगा, क्लासिकल मैनेजमेंट पीरियड्स बोलो वो भी चलेगा, क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट बोलो ये भी चलेगा। मतलब इसके बाद ये आया और इसके अंदर हम 3 जानते हैं ऑलरेडी। क्या क्या, जल्दी बोलो। FW टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हेनरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इतना तो याद है आप लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मैं लिख दे रही हूँ पूरा, राइट। एंड देन थर्ड मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, राइट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये तीनों क्लासिकल अप्रोच में हो गया। मैंने कहा ये जो है दीज क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। इससे पहले सारी बातें ऐसी जो इन लोगों ने कहा वो कही गई, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं था, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल्स थे, जो टेक्निक्स थे, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था और सिंगल पॉइंटेड, ठीक ठीक, इनका सिर्फ एक पॉइंट पे था फोकस, बाकी का किसी इंडस्ट्रियल पीस पे था, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पे था, किसी का एम्प्लॉय वेलफेयर पे था, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा वाइड स्कोप, वाइड डायमेंशंस किसी ने भी मैनेजमेंट का कवर नहीं किया था इस अप्रोच से पहले, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कि दीज आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, क्योंकि इन लोगों ने जो भी दिया बिल्कुल डायमेंशन इनका बहुत वाइड था। लगभग हर एक अप्रोच को, हर एक कॉर्नर ऑफ मैनेजमेंट को इन लोगों ने टच किया अपने अपने थियरी में। सो FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको मालूम है क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला तो सबसे पहले यहीं से ले लो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, यस, साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, यस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि रूल ऑफ थंब का मतलब अब आप जानते हैं कि कोई ऐसा घिसा पीटा नियम कानून नहीं है, ट्रेडिशनल कोई तरीका नहीं, कोई गेस वर्क नहीं है, कोई इंट्यूशन के बेसिस पे आप काम नहीं करें, आपको ऐसा लगता है दैट्स व्हाई यू डिड दिस, नो, राइट। ये लगना आपका अगर खराब हो गया, गलत कैलकुलेशन हो गया, तो क्या हो सकता है, पूरा डैमेज हो सकता है उसके बेसिस पे जो भी काम किया जा रहा है उसका, राइट। सो साइंस नो रूल ऑफ थंब या रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, यानी कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा था वही इन्होंने रिपीट किया एंड देन ही गिव यू सर्टेन टेक्निक्स के कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा टेक्निक है, हम लोगों ने टेक्निक में पहला पॉइंट ही पढ़ा है, फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट, फंक्शनल फोरमैनशिप, जहां पे हर एक जो फोरमैन है वो अपने अपने काम के एक्सपर्ट है, स्पेसिफिक है। साइंस नो रूल ऑफ थंब मतलब गेस वर्क से काम नहीं करिए, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है या आपको ये प्रतीत होता है या आपको ऐसा गेस किया आपने या प्रेडिक्शंस किया आपने, इस बेसिस पे काम, या कोई ट्रेडिशनल अप्रोच है, चूंकि ऐसा होता आ रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे, राइट। ये तरीका नहीं है काम करने का। काम करने का तरीका होना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा डेटा हो, कोई भी ऐसा डेटा हो जिसको आप आधार मान करके कैलकुलेटिव वे में आगे कर सके। जैसे मैंने कहा कि पहले जमाने में जो बहुत बड़ा बड़ा जो बोझ वगैरह होता था, तो कैसे होता था, जो पहले वैसा करा चुका होता वो अपने एक्सपीरियंस के, अपने अनुभव के बेसिस पे बोलता था कि हाँ इतने में हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशंस क्या कहता है कि पर हेड कितना खर्चा होता है, राइट। उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने आपके गेस्ट्स हैं और लगभग वैसा ही आपका क्या होगा, आपका जो भी एस्टिमेट है उस हिसाब से बनना चाहिए। तो आपके पास कुछ कैलकुलेशन रहेगा, आप हवाबाजी नहीं कर रहे, जिसको बोलते हैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि आपके पास एक सपोर्ट है कि हम इसलिए इतना पैसा मांग रहे हैं क्योंकि एक काम को करने में 100 रुपया खर्चा होगा और हमको 100 यूनिट बनाना है तो हमको 10,000 खर्चा होगा, राइट। अब एक कैलकुलेशन है ना, किसी बेसिस पे आप मांग रहे, सिंपल 10,000 मांगेंगे कोई नहीं देगा। व्हेन यू गिव लॉजिकल आंसर्स पीपल विल गिव यू, राइट। तो आपके पास ऐसा कोई डेटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आगे आप काम कर सके। सेकंड प्रिंसिपल क्या था, कोऑपरेशंस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान देंगे क्योंकि ये रिवीजन है तो सबके लिए है। कोऑपरेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए क्योंकि दोनों क्या है,
एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम एम्प्लॉय नहीं समझेगा या एम्प्लॉय की प्रॉब्लम मैनेजमेंट नहीं समझेगा तो फिर वहां पे प्रोडक्टिविटी पे निगेटिव असर पड़ेगा, राइट? इसीलिए कोऑपरेशन सीएस में, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क तो हम लोगों ने सब में पढ़ा है। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपल, काम को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। वर्क शुड बी डिवाइडेड फर्स्ट, राइट, एंड देन दैट simpler elements of task should be given to such person who is capable of performing that particular duty। यानी काम को आप छोटा 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 पार्ट में बांट दीजिए, और हर काम को करने में हर कोई सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है हर कोई हर काम कर भी ले, लेकिन कोई एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो जिसमें उसकी कॉम्पिटेंसी है वो काम आप उस ग्रुप को या उस इंडिविजुअल को असाइन करिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को बोलते हैं, राइट। जिसके बाद ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट होता है, जिसको हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की बाद में बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव में बोले ना डिफरेंट, ये इसी से क्रिएट हुआ ना। व्हेन यू डिवाइडेड द टास्क इट क्रिएटेड डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, राइट। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क के बेसिस पे आपने हायरार्की डिवाइड किया है ना, टॉप लेवल, मैनेजमेंट लेवल, लोअर लेवल, तो ये बाद में आएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैक्सिमम आउटपुट एंड मेंटल रिवॉल्यूशन, यही है ना? नहीं, मैक्सिमम आउटपुट है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ टेक्निक। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि इतने ही समय में, इतने ही मटेरियल में, इतने ही रिसोर्सेज में, इतने ही पैसे में आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। कैसे प्रोडक्टिविटी इनहांस कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, राइट। कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन से आप क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने काम हुआ और फिर 6 महीने सीजनल जो कंपनीज होते हैं जो 6 महीने 3 महीने काम करके अगले 3 महीने या 6 महीने तक बंद हो जाते हैं, वहां पे क्या है, वहां जब वो स्टार्टअप करते हैं तो वापस से उनको मेंटेनेंस का खर्चा बहुत हो जाता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन, राइट, होता है ना, हर चीज का डिप्रिसिएशन होता है, वो वैल्यू भी आपका कॉस्ट है, राइट, ठीक है ना, वो वैल्यू भी क्या है, आपका कॉस्ट है, राइट। तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से क्या करते हैं कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेस यूटिलाइज हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, मशीन यूटिलाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लीज पे या रेंट पे लिया है, आप हर महीने रेंट पे कर रहे हो, इवन इफ यू आर यूजिंग इट और नॉट, राइट, तो आपका वो यूज हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है उतने खर्चे में ही आप मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए एक और नियम जरूरी है जिसको हम लोगों ने पढ़ा बाद में, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बेंचमार्क सेट करना। स्टैंडर्ड कैसे, मैं बताती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है कि एक जैसा प्रोडक्ट हम जो भी है प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम, ये पेन है सपोज करो, अब इस जो भी ये कंपनी है, गोल्डेज कोई कंपनी है, ठीक है, अब इसको था कि 4 या 5 डिफरेंट कलर्स में हम पेन बनाएंगे, राइट, और यही कलर रहेगा, यही शेप रहेगा, यही साइज रहेगा। अब उसको वेट नहीं करना कि कोई हमको ऑर्डर देगा तो हम बनाएंगे, राइट, उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आप जब भी मार्केट में ढूंढेंगे इस कलम को तो ये ऐसा ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी लीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म कर देना, किस किस चीज को, मटेरियल को, टेक्निक को, ठीक है ना, जो भी आप रिसोर्सेज यूज करें सब यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, एक जैसे सर्विसेज, एक जैसे टेक्नोलॉजी, एक जैसे मशीन और एक जैसे मटेरियल को यूज करके आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 6x6 का पलंग स्टैंडर्ड है, राइट, आपको उसके लिए ऑर्डर दे करके गद्दा या बेडशीट नहीं लेना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड है, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जाइंट साइज चाहिए, ठीक है ना, उससे बड़ा चाहिए, तो आपको ऑर्डर देके बेड भी मंगाना पड़ेगा, ऑर्डर देके उसका जो, हाँ, किंग नहीं, किंग भी तब भी स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, क्वीन एंड किंग इज स्टैंडर्ड, उससे भी ज्यादा, मैंने जाइंट बोला इसीलिए, किंग तो बोला ही नहीं, मान लो इससे भी बड़ा चाहिए। किसी के घर का अपना डिमांड हो सकता है, उनका स्पेशल घर हो सकता है, राइट, तो आपको अगर बड़ा चाहिए, प्लीज ध्यान यहाँ दीजिए, मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको उसका जो गद्दा होता है, जो चादर होता है, वो भी ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दोज आर नॉट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, राइट, दोज आर customized product as per your need,
हमने उसको कस्टमाइज कर दिया, आपके नीड के हिसाब से बना दिया, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। मार्केट में वही चीज बल्क में बन सकता है जो स्टैंडर्ड है और जिसका डिमांड एज इट इज है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या करते हैं आप, डिमांड को करते हैं, और डिमांड आपका अगर अधिक होता है तो आप बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप बल्क में प्रोडक्शन करेंगे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बल्क में शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट देता है, ठीक है ना। एक एक खरीदे तो कोई डिस्काउंट नहीं देता है, तो ये बेनिफिट होता है ना। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये दोनों मैक्सिमम आउटपुट को इंश्योर करता है। दो टर्म मैंने बोला, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी अधिक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन से आपको सस्ता पड़ता है। इकोनॉमिक पड़ना यानी सस्ता होना, राइट, ठीक है। इसके बाद सर्टेन टेक्निक्स है, जिसमें पहला था मैंने बताया अभी, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो एक्सपर्ट है उसके लिए वही एलोकेट होंगे। तो उस समय में, जिस समय में एफडब्ल्यू टेलर ने अपने मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बताया था, दो जो कॉन्सेप्ट था वो काफी क्लियर था। दो डिपार्टमेंट को बहुत महत्व था, बाकी सब बस इनके सपोर्टिव है, ठीक है ना। क्या क्या, प्लानिंग एंड आप लोग बोलिए ऑपरेशंस, इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन। ऑपरेशन को और क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन। टाइम लगाते हैं, कितनी बार मैं ये दोनों टर्म बोलती हूँ, प्लानिंग एंड ऑपरेशन या प्रोडक्शन, दिस इज द सेम, राइट, सेम है ये। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का को वैल्यू था, क्योंकि दे प्लान कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से ऑपरेशन होना है, किस तरीके से काम होगा। तो प्लानिंग में 4 एक्सपर्ट्स थे, क्या क्या बताइए जल्दी, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, और नेक्स्ट, यस, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वेरी गुड, एंड डिसिप्लिनरी ऑफिसर, वेरी गुड। एंड ऑपरेशंस में या प्रोडक्शन में, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस, एंड क्वालिटी लाइन ऑफ अथॉरिटी, गैंग प्लान, वेरी गुड, वो भी सही है, वो भी सही है, समझ में आ गया। अब इन चारों के यानी इन 8 के अलग अलग डिपार्टमेंट में 4 और अगर एक साथ देखें हम तो 8, इनके अलग अलग एरिया है ना स्पेसिफिक, सिर्फ इनको अपने काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस किसको देना होता था, वर्कर्स को, राइट, जो इस प्रोडक्शन में या इस ऑपरेशंस में लगे हुए उस बैच में जिनका ड्यूटी है उनको देना होता था। लेकिन सारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, सारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, तो इसको कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब अपने अपने काम से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन का क्वालिटी होगा वो अच्छा होगा, राइट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इसके मल्टीपल बॉस हो जाएंगे तो समटाइम्स ही गेट कंफ्यूज्ड कि क्या काम फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, जो बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप को एडवोकेट किया था, राइट, कि फंक्शनल फोरमैनशिप यानी जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दीजिए और वो उसी काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन अपने सबऑर्डिनेट को देगा। क्लियर, ठीक है। तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, ये है एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नो रूल ऑफ थंब, राइट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क का मतलब वर्क को कैसे आप साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं काम से पहले। तो वर्क को 4 डिफरेंट पार्ट्स में हमने बांटा। कौन कौन सी स्टडी में बांटा, किसी को याद है? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, ठीक है। ये चारों मिल करके किसी भी काम को, टास्क का ओवरऑल स्टडी हो सकता है। प्रियंका ध्यान, टाइम स्टडी, ठीक है। टाइम स्टडी का मतलब किसी काम को कितने समय में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट, राइट, आपको पहले टाइम आइडेंटिफाई करना है। मोशन, कितना कम से कम मूवमेंट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज का, मशीन हो, मटेरियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फॉर दैट मैटर, आप कितना कम से कम जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स है, उसको कैसे हम कट शॉर्ट कर सकते हैं ताकि कम से कम एनर्जी, कम से कम टाइम में आप इसको खत्म कर सके, ठीक है। मोशन स्टडी टॉक्ड अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी रिसोर्सेज, राइट। मेथड स्टडी
किस मेथड से काम करें, क्योंकि किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यू हैव टू इवैल्यूएट कि कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीका है। एंड फटीग स्टडी यानी कि कितने देर के काम के बाद इंटरवल होना चाहिए, ब्रेक मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, या फिर कितने वीक के बाद, वीक में कितने डेज के काम के बाद आपको एक वीक ऑफ मिलना चाहिए। समझ में आया? जस्ट टू इंश्योर कि जिनकी जो एफर्ट थी, जिनकी जो एफिशिएंसी थी, उसको आप मेंटेन कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि ये एम्प्लॉयज सिर्फ कल भी आएंगे, और अगर ये आज बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाएंगे तो कल बिल्कुल एनर्जी से काम करने नहीं आ पाएंगे। सो एवरी डे उनके एनर्जी एफिशिएंसी को मेंटेन करना भी एक पर्पस है, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन मैंने अभी बताया, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म, सो दैट यू कैन गो फॉर बल्क प्रोडक्शन। एंड बल्क में जब कभी आप जाएंगे तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, कॉन्टिन्यूस एंड मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। रुक रुक के करेंगे तो आपके सारे जो मशीनें वो पड़े रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता है, ठीक है? एंड देन डिफरेंशियल वेज सिस्टम, ये क्या है? क्या बताओ, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट? कुछ तो होगा, बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा गर्मी मुझे लगनी चाहिए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बोल भी रही होगी, राइट? आप लोग सिर्फ बैठ के शांति से सुन रहे, जब तक आप काम करते हैं आपको ज्यादा गर्मी लगती है, राइट? तो अभी मुझे लगता है लगभग ठीक हो चुका है। यस, नाउ पे अटेंशन, राइट? आपको एक कहानी सुनाऊंगी बाद में। डिफरेंशियल वेज सिस्टम, डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या हुआ? हाई वेज लो वेज ऐसे नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम वेज रेट, मिनिमम वेज रेट, मैम पेमेंट करना अलग अलग लेबर है या ना? इस स्टैंडर्ड को जो टच कर लेता है, राइट, या फिर उसको क्रॉस कर जाता है, उसको मैक्सिमम वेज रेट के हिसाब से पे करेंगे। जो इसके नीचे आ जाता है उसको मिनिमम वेज रेट के हिसाब से पे करेंगे। सिंपल है, ये मोटिवेशन भी होगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंसेंटिव्स, ठीक है ना? प्रोडक्टिव बेस्ड इंसेंटिव्स भी है, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्टिविटी होगा उस हिसाब से आपको अधिक इंसेंटिव्स मिलेगा। तो ये एक तरह से मोटिवेशन का भी काम करता है, इसी को हमने डिफरेंशियल वेज सिस्टम बोला। एंड लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन, जहां कॉर्पोरेशन की हमने बात की थी प्रिंसिपल में, वो कॉर्पोरेशन कैसे होगा? जब आप अपने मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे एक्सेप्टेंस देंगे। मैं दोनों को employees के क्लैश नहीं problem करना को, चाहिए employers के मैनेजर problem लेबर को। के तो जब बीच आप मेंटल बैलेंस लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे कि वी आर नॉट मेड फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, रादर वी हैव टू कोऑपरेट, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको मेंटल रिवॉल्यूशन कहा है। जब तक हम एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉयर अपने मानसिक लेवल पे ये एक्सेप्टेंस नहीं करेगा, तब तक क्या हुआ? रिलेशन में हमेशा तनातनी, टेंशन और स्ट्रेस रहेगा, ठीक है ना? आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसका असर पड़ेगा। एक टाइम था जब बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियनिज्म था, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स था, और बहुत ज्यादा लोगों का समय इसी झगड़ों को सुलझाने में लग जाता था। तो काम से क्या होता था? दिमाग डाइवर्ट कर जाता था। इसीलिए बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ बना, कैसे आप कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी फर्म्स में इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। व्हाट हैपेंड? आपको दास सबका क्लास है ना, वो इसमें बुलाए हैं लैब के बगल में सीसीए में। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये खत्म कर दिया, ठीक है? कल ये दोनों खत्म करने के बाद क्विक ही करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मेरे ख्याल से बेसिकली स्टेप्स थोड़ा याद रखने में दिक्कत हो रही है। मैम कल और नहीं कोई पर दिक्कत हो रही है? प्रियंका, इवोल्यूशन तुम्हें नहीं बताया था? नहीं ना, ठीक है। क्या स्टेप्स को डायग्राम बना के एक बार याद कर लो, डायग्राम याद रहेगा तो तुम्हें याद हो जाएगा कि कैसे क्या इवोल्यूशन है। ओके, अटेंडेंस अभी तक मैंने नहीं लिया है। इट्स सैड ना कि डराने की जरूरत पड़ती है। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। आएगा, ठीक है ना? वो टैलेंट भी एक्सप्लोर करने का टाइम आएगा, तब तुम नाम देना, ठीक है ना? आता है ना? हम लिख के देंगे, तब तुम नाम देना। अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? रविराज, कुछ समझ में आया क्लास में क्या हुआ आज?
मैं अटेंडेंस नहीं बनाऊंगी। यस मैम, मैम आज रिवीजन हुआ मैम, इवोल्यूशन ऑफ आपको मैनेजमेंट। कुछ पूछना है? इवोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, हम लोग बस FW टेलर तक पहुंच पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे। आपको कुछ पूछना है? कुछ समझ में आया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है अभी भी? नो मैम, ठीक है। मैम आ गया समझ में। Today is 21st, right? कौन इस क्लास का CR? प्रियंका, मेक श्योर कि कहीं से कोई आवाज नहीं आए। ये क्लास है 1 2 3 Yes, ma'am. 3. 4 Yes, ma'am. 4. 6 7 Yes, ma'am. 8 Yes, ma'am. 8. 9 Present, ma'am. 9. 10 11 Yes. 12 Present ma'am 12. 11 present. 10 है क्या क्लास में? रोल नंबर 10 Ma'am, 11 present. हो गया। 10 है क्या? Yes, ma'am. ओके। 13 14 Yes, ma'am. 14. 15 Present, ma'am. 16 प्रेजेंट मैम 16। 17 18 19 यस मैम 19। 20 21 Ma'am, 21. 22 Ma'am, 22 present. 23 24 25 26 26 present, ma'am. 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 Yes, ma'am. 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes, ma'am. 42 43 44 45 Yes, ma'am. 45. last bench 46 Yes, ma'am. 46. 47 48 49 Present ma'am 49. 50 Yes ma'am 50. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Present, ma'am. 62 63 64 65 Yes ma'am 65. Present, ma'am. 66 66. 67 68 68 69 Yes, ma'am. 69. 70 Yes, ma'am. 70. 71 72 73 74 यस मैम 75 76 Yes, ma'am. 77 78 Yes, ma'am. 79 80 Yes, ma'am. 81 82 Present ma'am 82. 83 83 present, ma'am. 84 85 Yes, ma'am. 86 87 87. 88 89 90 90 Present, ma'am. 91 Yes, ma'am. 91. 92 Yes, ma'am. 93 94 Yes, ma'am. 94. 95 Yes ma'am 95. 96 Yes, ma'am. 96. 97 98 99 Yes, ma'am. 100 यस मैम 100। 101 Yes ma'am 101 ma'am. 102 103 104 105 104 present, ma'am. 104. ओके, हो गया, ठीक है।